प्रयागराज में यमुना नदी पर अंग्रेजों का बनाया एक पुल है, जिस पर आज भी दिन भर में सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं और कई बार ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे भी होती है। प्रयागराज में ही गंगा नदी पर अंग्रेजों का बनाया एक और ब्रिज है, जिसका नाम करजन ब्रिज है। इसको सुरक्षा कारणों से 1998 में ही बंद कर दिया गया, लेकिन लोगों की आस्था और प्यार ऐसा है कि कम नहीं होता। रेलवे विभाग ने पुल को ध्वस्त करने की योजना बनाई तो 2017 में दिवाली के मौके पर लोगों ने पुल पर दिए जलाकर इसे समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए संरक्षित करने की मांग कर दी। इसी तरह बांदा में के नदी पर भी अंग्रेजों ने एक पुल बनवाया है, जिसने 160 साल पूरे कर लिए हैं। 2015 में इसकी जांच की गई तो इसे अगले 50 वर्षों के लिए सुरक्षित पाया गया। यह पुल झांसी और कानपुर रोड पर चलने वाली कई ट्रेनों के लिए महत्वपूर्ण है। सदी से ज्यादा पुराना होने के बाद भी यह अपनी इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है और ऐतिहासिक धरोहर भी। कोलकाता में स्थित हावड़ा ब्रिज को क्यों नहीं याद किया जाए। इसका निर्माण 1939 में शुरू हुआ और 1943 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया। इंजीनियरिंग के इस नायाब नमूने पर पश्चिम बंगाल व देश के लोग आज भी गर्व करते हैं। ये तमाम इमारतें व संरचनाएं बनी तो ब्रिटिश हुकूमत के समय, लेकिन ये आज भी भारत की रीढ़ बनी हुई है और वर्षों तक इन्हीं के जरिए भारत आबाद होता रहा। इसलिए अंग्रेजों की ये निशानियां भारत की स्मृतियों में हमेशा जिंदा रहेंगी। अब आप कहेंगे कि अंग्रेजों की वास्तुकला और निर्माण कार्यों पर इतनी गहन चर्चा क्यों? तो हम कहेंगे कि आज बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया है, जिसका नाम सेवा तीर्थ रखा है। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के समय कहा कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक ब्रिटिश हुकूमत का प्रतीक है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि गुलामी की मानसिकता से निकलना जरूरी है। पीएम मोदी ने हाल के वर्षों में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट के आसपास व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य कराए हैं, जिसके बारे में कहा गया कि दिल्ली की इमारतों में गुलामी के चिन्ह भरे पड़े हैं। हमारे इन फैसलों के पीछे हमारी सेवा भावना है। कि पीएम कहते हैं कि हमारे इन फैसलों के पीछे हमारी सेवा भावना है। और ध्यान रखिएगा जनाब, ये उस सरकार के मुखिया बोल रहे हैं जिनकी पूरी कैबिनेट अब भी लुटियन की दिल्ली में रहती है। लुटियन की दिल्ली 1911 में ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन की गई नई दिल्ली का एक प्रतिष्ठित और भव्य हिस्सा है। यह क्षेत्र रायसीना हिल पर भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र है, जो यूरोपीय और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण प्रस्तुत करता है। भव्य राष्ट्रपति भवन, संसद भवन की पुरानी इमारत और इंडिया गेट जैसे स्मारक इसी का हिस्सा है। सवाल यह है कि यदि ब्रिटिश शासन या अंग्रेज भारत में इतना कुछ छोड़कर गए हैं, तो गुलामी की निशानियों को मिटाने और उनसे पीछा छुड़ाने के नाम पर आप दिल्ली के एक कोने तक सिमटकर क्यों रह गए हैं? यह 2-4 इमारतें ही आपको ब्रिटिश हुकूमत का प्रतीक क्यों दिखाई देती हैं? और इनसे निकल जाना या इनसे पीछा छुड़ा लेना ही गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल जाना कैसे हो गया? जब हम गुलामी की मानसिकता से निकलने की बात करते हैं और नॉर्थ व साउथ ब्लॉक की इन इमारतों को ब्रिटिश हुकूमत का प्रतीक बताते हैं, तो हम यह कैसे भूल जाते हैं कि इन्हीं इमारतों के साये में आज़ादी के बाद से स्वर्णिम भारत की नींव तैयार हुई। भारत को संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का सपना देखा गया और राज्यों के एकीकरण की नींव भी इन्हीं इमारतों के साये में तैयार गई। हम जब गुलामी की मानसिकता से निकलने की बात करेंगे तो यह कैसे झुठला देंगे कि इन्हीं इमारतों में बैठकर IIT, IIM, एम्स और इसरो जैसे प्रमुख अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के सपने देखे। 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न संस्थाओं, जगहों, इमारतों का नाम बदलकर खुद और सरकार को जनता से जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जनता से सरकार का कितना और किस हद तक सीधा जुड़ाव हो पाया, ये चिंतन का विषय है। मसलन 7 रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर देना, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर देना, नए पीएम ऑफिस का नाम सेवा तीर्थ रख देना, मंत्रालयों का नाम कर्तव्य भवन 1 व कर्तव्य भवन 2 कर देना। नाम तो इन भवनों का जनता से जुड़कर रखा गया, दर्शन सेवा का रखा गया, लेकिन शासन की ऐसी सनक और सत्ता की ऐसी हनक कि जिन मंत्रालयों तक पहले की सरकारों में पत्रकारों व PIB कार्ड धारकों की सीधी पहुंच थी, वहां अब पत्रकार बिरादरी प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। हालांकि सेवा तीर्थ का उद्घाटन करने के बाद
पीएम मोदी यह कहना नहीं भूले कि पुराने भवनों से कई अहम फैसले जुड़े रहे हैं, उन्हें तोड़ने की बजाय म्यूजियम बनाया जाएगा ताकि नई पीढ़ी वहां के इतिहास को समझ सके। बातें तो पुराने संसद भवन को लेकर के भी ऐसी ही कही गई थी। कहा गया था कि नई संसद बनने के बाद पुरानी संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा, पर आज तक पुराने संसद भवन या कहें कि संसद भवन की पुराने इमारत को संग्रहालय नहीं बनाया गया है, और जो कुछ बना भी है वहां आम जनता का प्रवेश नहीं है। कब होगा यह भी कोई नहीं जानता, और ना ही सत्ता में बैठे लोग यह बताना चाहते। संग्रहालय मतलब ऐसा संग्रह जहां जनता तक सीधी पहुंच हो। जनता शब्द तो वहां यहां भी आ ही रहा है, लेकिन इस पर काम तभी होगा जब वाकई हम जनता की सीधी पहुंच उन जगहों पर चाहते हों जो सत्ता का केंद्र थे। काफी हद तक सरकार की प्राथमिकताओं पर भी ये चीजें निर्भर करती हैं। तो जनता, सेवा, तीर्थ, कर्तव्य पथ, लोक कल्याण जैसे शब्दों से जुड़े चिमटे में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना अलग बात है, और वाकई प्राथमिकताओं के आधार पर इस पर काम करना अलग। यहाँ सरकार की प्राथमिकता उन प्रतीकों को नष्ट करने की, ध्वस्त करने की, या उनसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाने की, या उनसे पीछा छुड़ाने की तो दिखती है, लेकिन उन प्रतीकों का गौरवशाली इतिहास क्या रहा है, वह किस तरीके से आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक साबित हुए हैं, यह बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा करके हमें खास वर्ग के दिमाग के साथ जादूगरी कर उनका समर्थन तो भले ही हासिल कर ले, लेकिन उन असंख्य लोगों के दिलो दिमाग से उन प्रतीकों को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे जिनकी मौजूदगी ने आधुनिक भारत को नया आकार दिया है। क्योंकि धरती पर बनी निशानियां भले ही खत्म हो जाए, दिमाग में जिंदा स्मृतियां मिटाए नहीं मिटती। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।